हे गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्सर कंसेप्ट और कुछ मेथड्स है कर्सर के, तो वो देखेंगे। तो गाइस, ये कर्सर कंसेप्ट क्या होता है? तो ये कर्सर कंसेप्ट है ना, तो ये हर डेटाबेस में अवेलेबल रहता है। तो मोंगोडीबी में भी यहाँ पे है। तो इसका मेन फंडामेंटल क्या रहता है कि गाइस, अगर आपके पास में एक कलेक्शन है और कलेक्शन में मिलियंस ऑफ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आपको क्वेरी करना है और आपने क्वेरी में कुछ क्राइटेरिया दिया और क्राइटेरिया के अंदर सारे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो गाइज अगर आप वो सारे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड डेटाबेस से उठा के और जहाँ से आप कनेक्ट कर रखे हो डेटाबेस में, अगर आपको वहाँ लाना है, तो ये इतना डॉक्यूमेंट्स आप क्लाइंट साइड पे लाते हो, या फिर आपके जैसे एप्लीकेशन अगर क्वेरी करती है तो एप्लीकेशन के पास में अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जाएंगे तो गाइस मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल है स्टोरेज प्रॉब्लम। तो अगर मैंने जैसे मोंगो शेल से अगर कनेक्ट कर रखा है मोंगो डीबी को, और मेरा सर्वर कोई रिमोट लोकेशन पे है और मैं क्वेरी करता हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट्स अगर मैं रिट्राइव कर रहा हूँ, अगर वो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो वो रिट्राइव होके अगर मैं डेटाबेस मेरे तो क्लाइंट स्क्रीन पे मैं देखूंगा, तो यहाँ पे ओबियसली अगर कुछ स्टोरेज की प्रॉब्लम हुई तो इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं स्टोर कर नहीं पाऊँगा मेमोरी में, अगर मेरे पास में इतना स्टोरेज नहीं है तो। और दूसरी प्रॉब्लम है कि इतने डॉक्यूमेंट्स जब आप सर्वर से रिट्राइव करके क्लाइंट पे आप अगर आपको देखना है, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, और नेटवर्क ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से परफॉर्मेंस भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था और जो जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी वो आपको नहीं दिखती है अगर आपके पास में कर्सर कंसेप्ट नहीं है तो गाइस, कर्सर कंसेप्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक टेबल है, और मोंगोडीबी डेटाबेस में मेरे पास एक टेबल है, और अगर मैंने कोई क्वेरी किया, और क्वेरी मेरी एग्जांपल है कि डिपार्टमेंट आईडी 10 के इंफॉर्मेशन में रिट्राइव कर रहा हूँ। तो गाइज़, अभी इस केस में तो मेरे पास में ओनली ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स है। बट हो सकता है अगर मेरे पास में मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जिनका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो, तो क्या होता है कि ये मिलियंस ऑफ जो भी आपके पास क्वेरी का आउटपुट रहेगा, जो आपने क्वेरी किया, तो वो आउटपुट यहाँ पे सर्वर पे ही एक टेम्प एरिया में जाके स्टोर हो जाता है। और कहीं जो टेम्प एरिया में स्टोर हो गया, लेकिन अभी क्या होगा, जहाँ से आपने कनेक्ट किया है तो वो एक क्लाइंट मशीन होगी। तो जो क्लाइंट है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल है, अगर मैंने मोंगो शैल से कनेक्ट किया तो मैं एक क्लाइंट हूँ, मीन्स लाइक मोंगो शैल एक मोंगो डीबी के लिए क्लाइंट हुआ। ऐसे ही हो सकता है एप्लीकेशन से कुछ क्वेरी आ रही हो, तो एप्लीकेशन जहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है वो एक क्लाइंट होगा। तो अभी मेरे पास में मोंगो शैल है जिससे मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो मोंगो शेल यहाँ पे क्लाइंट है, और अगर मैं क्वेरी करता हूँ, क्वेरी में मेरे पास क्या है, फाइंड मेथड के अंदर मैंने वहाँ पे एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया कि डिपार्टमेंट आईडी 10, और ये अभी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। और अभी मैं ये कर्सर क्या करता है कि वो जो आउटपुट है क्वेरी का, तो मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर ही वहाँ पे एक टेम्प एरिया में ये रिजल्ट सेट को रखता है। यहाँ पे वो क्वेरी तो रखता ही, क्वेरी का आउटपुट तो, बट साथ में क्या करता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट, कर्सर ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करता है। मतलब क्लाइंट को एक कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और वो जो कर्सर ऑब्जेक्ट है वो इस मेमोरी स्पेस या फिर मेमोरी एरिया को या फिर रिजल्ट सेट को पॉइंट करेगा, और फर्स्ट रो को पॉइंट करेगा। इनिशियली जब आपको कर्सर ऑब्जेक्ट मिलता है क्लाइंट को, तो इनिशियली फर्स्ट रो को पॉइंट करता है। तो अभी यहाँ पे दो कंडीशन है कि आप रो बाय रो फैच कर सकते हो। में आप मीन्स क्लाइंट क्लाइंट अभी जो मोंगो डीबी डेटाबेस में जो रिजल्ट सेट है वहाँ से रो बाय रो फैच कर सकता है, या फिर बैच वाइज फैच कर सकता है। बैच मीन्स लाइक बल्क में 5 डॉक्यूमेंट्स, 10 डॉक्यूमेंट्स, 20 डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बैच में क्लाइंट डॉक्यूमेंट फैच कर सकता है। तो गाइज, अभी जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट का
और सर्वर का, MongoDB सर्वर का, तो वो MongoDB डेटाबेस के अंदर से नहीं है। अभी वो जो रिज़ल्ट सेट एक टेम्परेरी एरिया है जहाँ पे आपकी क्वेरी का रिज़ल्ट सेट पड़ा है, वहाँ से कम्युनिकेशन होगा। तो अभी यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या रहता है कि ये जो सारा डॉक्यूमेंट है मैं एक साथ उठा के इधर नहीं लेके आता हूँ। तो इससे क्या रहता है कि क्लाइंट के इधर स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी ये 4 ही रिकॉर्ड है, लेकिन हो सकता है बिलियंस मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो। तो अगर मैं सारा रिकॉर्ड्स एक साथ उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा तो एक तो क्लाइंट साइड पे मेमोरी का इश्यू हो सकता है। दूसरा, यहाँ से यहाँ आने में हो सकता है नेटवर्क ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और तीसरा, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि इतना रिकॉर्ड्स आप उठा के लेके आओगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो गाइज़, इस वजह से कर्सर कंसेप्ट यूज़ होता है कि कर्सर की हेल्प से क्लाइंट के इधर क्लाइंट को जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उतने ही आप ले सकते हो, और बैच वाइज ले सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट वाइज ले सकते हो। तो हम देखते हैं कि कर्सर कैसे बनाते हैं। MongoDB में लॉगिन किया मैंने, और रमेश DB में लॉगिन करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे भी मैं वो सेम ही कलेक्शन यूज लूँगा, वो है db.emp.find या। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, फाइंड मेथड एक मेथड कॉल किया। तो फाइंड मेथड में यहाँ पे कुछ भी मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे फैच होके आएंगे, राइट। बट अभी मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पास में ओनली 20 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे इंटरनली क्या हुआ, जैसे ही आपने क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो क्वेरी यहाँ पे डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुई, फाइंड वाली जो क्वेरी थी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद में जो आउटपुट आया वो आउटपुट एक, फ़िलहाल तो आउटपुट यहाँ पे पूरा ही आउटपुट आया, क्योंकि मैंने कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं दिया। तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आउटपुट में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लिख दिए। तो ये मेरा रिजल्ट सेट रहेगा, राइट। तो अभी इस रिजल्ट सेट में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा, फर्स्ट वाला, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लाइंट को जो रिटर्न में एक कर्सर ऑब्जेक्ट पास हुआ है, मीन्स लाइक जैसे ही फाइंड मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप तो क्या रहेगा, एक रिजल्ट सेट बनेगा जहाँ पे आपकी क्वेरी का रिजल्ट स्टोर होगा, और साथ में उसके रिटर्न में आपको एक कर्सर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो कर्सर ऑब्जेक्ट इनिशियली फर्स्ट वाले जो रो है उसको पॉइंट करेगा। तो गाइज, अभी यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं, या अभी इट मैंने प्रेस किया तो वो फिर वहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली ये 20 रिकॉर्ड्स मेरे पास लेके आया, और उसके बाद में फिर मैंने इट प्रेस किया तो नेक्स्ट 20 लेने गया है, लेकिन वहाँ पे ओनली रिमेनिंग 2 ही थे, तो सारे फैच हो गए। तो गाइज, जब डायरेक्टली मैं यहाँ पे फाइंड मेथड एग्जीक्यूट करता हूँ तो इतना मैं इस कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी कमांड नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक कर्सर ऑब्जेक्ट हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया, और वेरिएबल में मैंने एक वेरिएबल का नाम है माई कर्सर, और इसमें मैं यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ db.emp.find1, फाइंड, नॉट फाइंड वन, सिंपल फाइंड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रिटर्न करेगा कर्सर ऑब्जेक्ट, और वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि इसके ऊपर मैं अपना कंट्रोल, मीन्स लाइक हमारा कंट्रोल रहता है इसके ऊपर। लेकिन आप बार बार जब इसको एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, मीन्स लाइक मोंगो शेल पे, तो आपका कंट्रोल नहीं रहता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप बस ओनली ज़्यादा से ज़्यादा ये इट कमांड के थ्रू नेक्स्ट नेक्स्ट 20 आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे डॉक्यूमेंट वाइज देखना है, सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट्स देखना है, तो आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे। ये डायरेक्टली आप सेल पे अगर फाइंड कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो, और अगर आप इस तरीके से करते हो तो इस केस में क्या रहता है
आपको एक कर्सर ऑब्जेक्ट के आपके पास रहता है और इस कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बार बार ऑपरेशन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल है, मैंने सिंपल माइक कर यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे माइक कर भी मेरे को 20 रिकॉर्ड्स देगा। ओके, और अगर मैं अगेन माइक कर करूँगा तो मेरे को 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे पहले मेरे को 20 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए, देन उसके बाद में रिमेनिंग 2 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए। तो इसका क्या मतलब है कि मैं ये जो रिजल्ट एरिया है, रिजल्ट सेट है, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट मैं बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम पे मेरे को 20 ऑब्जेक्ट मिले, फिर उसके बाद में फिर से मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो फिर से 20 ऑब्जेक्ट लेने जाता है, लेकिन वहाँ पे 20 नहीं, मेरे को लास्ट में 2 ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें मेरे पास 22 रिकॉर्ड ही थे कलेक्शन में, तो रिमेनिंग जो 2 थे वो रिटर्न हो गए। तो गाइज ये जो रिक्वेस्ट हो रही है वो बैच में हो रही है, तो मैं यहाँ पे बैच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बैच साइज़ देखने के लिए क्या करते हैं, एक पैरामीटर होता है, वो है db query डॉट shell बैच साइज। ये देखो गाइज, ये 20 है। दैट मीन्स आप जब भी रिजल्ट सेट से आप क्वेरी करोगे विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट, तो ऑलवेज आप 20 के लोट में आपके पास में रिजल्ट आप क्लाइंट स्क्रीन पे या फिर आपकी जो शेल है वहाँ दिखेगा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने किया 5, तो यहाँ पे मेरा सेट हो गया। वापस देखता हूँ तो 5 मुझे दिखता है। अगेन मैं कर्सर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे कर्सर, तो गाइज देखो यहाँ पे मेरे को ओनली 5 ही डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं। देन अगेन या तो मैं इट टाइप करूँ, या तो इट टाइप करूँ, या फिर वो कर्सर ऑब्जेक्ट ही मैं टाइप करूँ, तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट 5 दिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 5, देन एम्प्लॉय नंबर 6 7 8 9 10। तो ऐसे कर करके मैं बैच में जो सर्वर के में रिजल्ट सेट पड़ा है वहाँ से मैं डेटा उठा के और मेरे यहाँ पे शेल में मैं ला सकता हूँ। ये देखो गाइस 20 मेरे नेक्स्ट आ गए। ओके, मैंने ऑल रिजल्ट सेट के अंदर से सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ से प्रोसेस कर लिए। तो जैसे ही ये सारे रिकॉर्ड प्रोसेस हो जाते हैं यहाँ पे इस रिजल्ट सेट के अंदर से, तो उसके बाद में जो आपके पास में कर्सर ऑब्जेक्ट है वो अभी एरर तो रिटर्न नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे अभी वो उसके पास में कुछ रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है दिखाने के लिए, तो ऑलवेज ऐसे नल दिखाता है। दैट मीन्स यू हैव प्रोसेस्ड ऑल ऑफ द लाइक रिजल्ट सेट। तो कहीं ये हो गया बैच साइज को सेट करना। और बैच में आप रिक्वेस्ट कैसे करते हो, वो तो बैच जो पैरामीटर आप सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पैरामीटर के साथ में रिक्वेस्ट होती है कि मुझे 20 रिकॉर्ड चाहिए या फिर 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो आप उसमें सेट कर सकते हो। तो गाइस अभी और मेथड्स है, तो जैसे एग्जांपल है, सबसे पहले मैंने वापस से कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे चेक किया कि कर्सर ऑब्जेक्ट है उसमें कितने रिकॉर्ड्स रिजल्ट सेट में मीन्स लाइक कितने रिकॉर्ड्स फैच हुए हैं वहाँ पे। तो गाइस टोटल 22 रिकॉर्ड्स फैच हुए हैं। और अभी क्या मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकता हूँ क्या? तो गाइस यहाँ पे ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न देता है। दैट मीन्स अगर आप हैज़ नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू है, इसका मतलब है वो रिजल्ट सेट में आप अभी भी प्रोसेस कर सकते हो, अभी भी रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं जो भी अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे है माई कर डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की हेल्प से आप एक एक डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते हो। तो देखो मैंने अभी जैसे नेक्स्ट किया तो वहाँ से एक डॉक्यूमेंट मैंने रिजल्ट सेट से उठा के ला के और सेल में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। देन वापस नेक्स्ट करता हूँ तो वो फिर नेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को उठा के लाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट करके मैं सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर सकता हूँ। ये देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करूँगा तो देखो गाइस अभी एम्प्लॉय नंबर 5 तक तो ऑलरेडी मैं प्रोसेस कर चुका हूँ। अभी जैसे मैं करूँगा तो उसके आगे के रिकॉर्ड आएंगे। देखो 6 से लेके रिकॉर्ड आ रहा है आगे से।
तो इसका मतलब है जो कर्सर ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंटर काम करता है, तो वो जहाँ पे आप रिजल्ट जब लेके आते हो तो वो सेट कर देता है पॉइंटर को कि भी वो नेक्स्ट रो कौन सी उठाने वाला है। ये देखो गाइस, फिनिश। तो ये हो गया आप डॉक्यूमेंट लाइक सिंगल डॉक्यूमेंट कैसे आप फैच करोगे, और आप बल्क में विद द हेल्प ऑफ बैच साइज आप कैसे फैच करोगे। तो गाइज अभी हमने कवर कर लिया नेक्स्ट, हैज़ नेक्स्ट, काउंट और बैच साइज पैरामीटर। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास में एक और मेथड है कि आप जब वो देखते हो माइकर डॉट या काउंट, आप जब चेक करते हो तो आपको टोटल काउंट मिलता है। टोटल काउंट मतलब आपकी क्वेरी ने जो फैच करके जो रिज़ल्ट आया, तो वो काउंट आपको काउंट मेथड की हेल्प से दिखता है। लेकिन एक मेथड और होता है, वो है माई कर डॉट इट काउंट। तो गाइस जो इट काउंट होता है ना, वो क्या करता है कि करंट काउंट दिखाता है कि कितने रिकॉर्ड अभी रिमेनिंग है। तो अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे ये सिंपल माइकर एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो क्या रहेगा, टोटल 5 रिकॉर्ड फैच करके लाएगा। देन अभी अगर मैं चेक करता हूँ माइकर डॉट इट काउंट, तो गाइज वो -5 दिखाएगा। तो टोटल 22 थे और अभी आपने 5 फैच कर लिए और अब टोटल बचे हैं 17। तो इट काउंट दिखाता है रिमेनिंग काउंट और काउंट दिखाता है टोटल काउंट। देखो गाइज, काउंट ये दिखाएगा, टोटल काउंट ऑलवेज ये इतना ही दिखाएगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आपने इट काउंट प्रेस किया, इट काउंट एग्जीक्यूट किया, तो उस केस में क्या रहता है, वो जो कर्सर ऑब्जेक्ट है, वो कर्सर ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए यहाँ पे सब कुछ ट्रेवर्स करता है। तो इस केस में क्या होता है, वो सारे रिकॉर्ड प्रोसेसिंग दिखाता है, ऑलरेडी प्रोसेस दिखा देता है। देन उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप अगर नेक्स्ट करते हो तो कुछ नहीं आएगा, ये बोल रहा है कि हैज़ नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं। तो इट काउंट का एक ये डिसएडवांटेज है कि ये रिमेनिंग काउंट तो दिखाता है, लेकिन रिमेनिंग काउंट जब काउंट करने जाता है, इसका मतलब है वो सारे रिकॉर्ड उसने प्रोसेस भी कर दिए। तो इट काउंट की वजह से आप फिर नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐसे देख नहीं पाओगे। तो ये था डिफरेंस काउंट में और इट काउंट में। तो हमने काउंट कवर किया, हैज़ नेक्स्ट किया कवर, नेक्स्ट किया। अभी फॉर ईच रह गया एक, और ये जो स्किप लिमिट एंड सॉर्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और गाइस ये फॉर ईच है। अगेन मैं यहाँ पे एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अभी कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है, तो मुझे अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो गाइस ये रहता है कि वो हर एक डॉक्यूमेंट को, फॉर ईच, हर एक डॉक्यूमेंट को एक जेसन फॉर्म में वो प्रिंट करेगा। दैट्स इट, इतना ही है गाइस। सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके आता है गाइस, मीन्स एक तरह से एक लूप है। तो हमारे पास में 3 चीज़ें हो गई। एक तो नेक्स्ट की हेल्प से हम सिंगल डॉक्यूमेंट्स को हम फैच कर सकते हैं, एक बैच में हम कर सकते हैं, और तीसरा है फॉर ईच की हेल्प से हम एक लूप की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स को हम फैच करके लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा गाइस। तो इससे क्या रहता है कि आपके पास में जो कर्सर ऑब्जेक्ट है, वो एट ए टाइम या तो कोई बैच को लेके आएगा या फिर सिंगल रिकॉर्ड को लेके आएगा। तो इसकी वजह से ना तो ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, या फिर ना परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होगी, ना ही स्टोरेज प्रॉब्लम होगी क्लाइंट साइड पे। तो ये बेनिफिट्स हैं कर्सर के। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो रिमेनिंग मेथड्स हैं, स्किप, लिमिट एंड सॉर्ट, ये देखते हैं।
ओके गाइस, थैंक यू।